Two equal sides of an isosceles triangle are along these two lines। तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है और दो इक्वल साइड्स का इक्वेशन आपको गिवन है। एक इक्वेशन है -x प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वल साइड है ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका स्लोप हम लोग m मान लेते हैं, है ना। ये जो थर्ड साइड है उसका स्लोप हम लोग m मान लेते हैं और हमें सम ऑफ ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m निकालनी है। तो जब हमें स्पेसिफिक एंगल चाहिए होता है कि इस ट्रायंगल का यही वाला एंगल चाहिए, चाहे वो एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, तो हम लोग स्पेसिफिक एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फाइनल माइनस स्लोप ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ फाइनल इंटू स्लोप ऑफ इनिशियल। इसमें मॉड हम लोग नहीं लगाते अगर हमें स्पेसिफिक एंगल चाहिए तो। और क्या करते हैं, पहले एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो देते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, मतलब ये आपका इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया। तो फाइनल का स्लोप क्या है आपका यहाँ पे 1/2 है इस लाइन का, और इनिशियल स्लोप m है। सिमिलरली जब आप इस लाइन में एरो देंगे ऐसे करके, तो ये आपका फाइनल स्लोप m हो जाएगा और इनिशियल स्लोप m2 इज नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। दोनों ही जगह पे एंगल थीटा है तो ये tan थीटा दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ वाला tan थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल स्लोप इज हाफ माइनस इनिशियल स्लोप इज m डिवाइड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप इज इक्वल टू फाइनल स्लोप यहाँ पे क्या है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फाइनली आप पहुंच रहे हैं m पे। तो m माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, m में दो पॉसिबिलिटीज होगी और उनका समेशन आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 1 - 2m डिवाइड बाई 2 + m इज इक्वल टू m+1/1 - m हो गया आपका। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 2m इंटू 1 - m इज इक्वल टू m+1 इंटू m+2। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - 3m + 2m² इज इक्वल टू m² + 3m + 2। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है आपके पास m² - 6m - 1 इक्वल टू 0। एंड यू नीड सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से 6 हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हालांकि फर्स्ट मेथड ही बेटर है, आप इसी को प्रेफर करिए। जस्ट फॉर एक्सपोजर आई एम टेलिंग यू वन मोर मेथड। तो फिर से अगर आपके पास ट्रायंगल है, सेम चीज, यहाँ पे आपका जो ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों गिवन लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल ये लाइन होगा, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे होगी, वो भी आपका इसके पैरेलल होगा। तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एंड उससे वहां स्लोप ले लेंगे आप और उन दोनों को ऐड कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट लाइन है L1 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन है आपके पास x + y - 4 इक्वल टू 0। तो चूंकि एंगल्स बराबर हैं, तो ये लाइंस थर्ड साइड की जो पॉसिबिलिटीज होगी वो पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर होगी। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, L1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1² + b1² इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a2² + b2। प्लस माइनस आप लिखेंगे, इससे दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली पॉसिबिलिटीज ये हो गई √2 - x + 2y - 4 प्लस √5 इंटू x + y - 4। और दूसरी पॉसिबिलिटीज की आप बीच में नेगेटिव लिख लेंगे। तो नेगेटिव लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2 - x + 2y - 4 इज इक्वल टू -√5 x + y - 4। तो ये दो लाइन हो गई। यहां से आप स्लोप की वैल्यू ले लीजिए। वन ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव x कॉफिशियंट बाई y कॉफिशियंट, ये एक स्लोप हो गया। और दूसरा स्लोप क्या हो गया आपका इस लाइन का, दिस इज अगेन नेगेटिव x कॉफिशियंट बाई y कॉफिशियंट, जब आप उसको पूरी तरह से अरेंज कर लेंगे तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, फर्स्ट मेथड में कैलकुलेशन कम है। बट हाँ, ये एक एंगल बाइसेक्टर की अप्रोच से आप
जा सकते हैं। तो दिस इज अनदर अप्रोच, यू नीड सम ऑफ स्लोप्स। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, नेगेटिव को नीचे दे दीजिए। √5 प्लस √2 डिवाइड बाई 2√2 माइनस √5 प्लस फिर से नेगेटिव अंदर दे दीजिए आप। तो √2 माइनस √5 डिवाइड बाई 2√2 प्लस √5। जस्ट सिंप्लीफाई दिस। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 8 - 5। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस √2 इंटू 2√2 प्लस √5 प्लस √2 माइनस √5 इंटू 2√2 माइनस √5। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मेथड इज इजियर वन, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, बट ये भी एक अप्रोच हो सकता है आपका। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके, नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों जगह पे। और एड अप कौन हो जाएंगे, ये आपका ऐड हो जाएगा 4 और ये आपका ऐड हो जाएगा 5, 2 टाइम्स, और नीचे आपका 3 होगा। तो यहाँ से भी आंसर आपका 6 आ रहा है। लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज सी विच इज 6। एबीसी जो ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड का इक्वेशन हमें मालूम है। 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0, एंड 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। दीज आर द 3 इक्वेशंस गिवन टू अस। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पेयर वाइज। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना चाहते हैं तो y को एलिमिनेट करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन प्लस 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन कर लेना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये y आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे आपने 3 टाइम्स किया है तो 9, नहीं, 3 - 93, 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग इज 9, और y की वैल्यू यहाँ पे रखने पे आपकी 11 आ जाएगी, है ना। तो एक पॉइंट आपको मिल गया, 9, 11। सिमिलरली जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लेट से फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं आप, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, एंड y की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट 3, 9 एंड 5। इनको ऐड करेंगे तो 17/3, एंड सम ऑफ ऑल द y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपका सेंट्रोइड आ गया। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रोइड का इमेज लेना है इस लाइन में। तो वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ये एक पॉइंट है, इसका इमेज लेना है हमें लाइन 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0 में। तो क्या फॉर्मूला होता है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन लाइन का, अगर इमेज का कोऑर्डिनेट लेट से अल्फा एंड बीटा है, खैर उन्होंने एच के दे रखा है तो आप एच के ही ले लीजिए। इमेज को उन्होंने बोला एच के, यस। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट h - 17/3 डिवाइडेड बाय एक्स का कॉफिशियंट जो कि यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट k - 28/3 डिवाइडेड बाय y का कॉफिशियंट जो कि 6 है, इज इक्वल टू, फॉर इमेज वी पुट -2 टाइम्स। इन दोनों पॉइंट को आप रखेंगे इन द प्लेस ऑफ x एंड y। तो ये 17 हो गया, ये 56 हो गया, -53 डिवाइडेड बाय x कॉफिशियंट स्क्वायर प्लस y कॉफिशियंट स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो रहा है, 20 इंटू 20 + 7, 20 × 2, 40/45। दिस विल बी -8/9। ये हो गया h - 17/3 डिवाइड बाई 3, और ये हो गया k - 28/3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 17/3 -8/3, विच विल बी 9/3, और ये 3 हो गया। सिमिलरली k क्या हो गया आपका, -48/9, तो 28 - 16/3, ये आपका 12/3, 4 हो गया। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एच एस 3 एंड के इज 4। आपको चाहिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, 9 + 16 + 12, विच विल टर्न आउट टू बी 37। 37 is option A, and that is the answer given.
Let the line x plus y equal to 1 meet the x-axis of x and y at A and B. So let's draw the line x plus y equal to 1. It will meet the coordinate x-axis at the point 1, comma 0 and 0, comma 1. तो x plus y equal to 1 लाइन जो होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. It is meeting x-axis at 1, comma 0 and y-axis at 0, comma 1. And these points are A and B. O is the origin. Then we have been given that a right angle triangle AMN is inscribed in the triangle OAB, where O is the origin, M and N lies on OB. M जो है वो OB पे कहीं लाई कर रहा है, तो we can consider somewhere here. और AB पे लाई कर रहा है आपका पॉइंट N, तो AB पे कहीं पे आपका N पॉइंट लाई कर रहा है. सच दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. AMN कैसा है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल. Then it is given that AN is to NB is lambda is to 1. तो ये AN is to NB is lambda is to 1, मतलब BN is to AN is 1 is to lambda. तो सेक्शन फॉर्मूला से आप N का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. What will be N coordinate using section formula? It will be 1 by lambda plus 1, and Y coordinate will be lambda by lambda plus 1. इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा बोल देते हैं. दिस कोऑर्डिनेट इज अल्फा बीटा. अब हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन इज 4/9 टाइम्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन इज 4/9 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी. ओ ए बी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है. तो इसका एरिया तो बहुत सिंपल है, हाफ इंटू 1 इंटू 1. और इसका 4/9 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 2/9. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन में आपके पास एन का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,0. एम का कोऑर्डिनेट आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, लेट्स से इट इज 0, की. वाई एक्सेस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. देन यू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए, एन को, जो कि अल्फा बीटा है आपका, एंड दिस इज x3 y3. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3, प्लस आप डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हैं, आप साइक्लिक ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2. तो ये साइक्लिक ऑर्डर मैंने यूज कर लिया. देन x1 क्या एज्यूम किया मैंने यहाँ पे? 1. y2 इज योर बीटा माइनस y3 इज योर k, प्लस x2 क्या है यहाँ पे? x2 इज योर अल्फा. देन y3 इज k माइनस y1 इज 0, प्लस x3 इज 0. तो ये पूरा 0 हो गया. इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 2/9. तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? बीटा माइनस के प्लस अल्फा के. बीटा माइनस के प्लस अल्फा के का मॉडुलस इज इक्वल टू 4/9. अल्फा बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए. व्हाट यू हैड एज्यूम्ड एज अल्फा बीटा, आपने अल्फा बीटा इसको बोला है अल्फा इज 1/λ+1 एंड बीटा इज λ/λ+1. दिस इज λ/λ+1 माइनस के प्लस अल्फा इज 1/λ+1, तो के बाय λ+1. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. आई थिंक व्हेन वी टेक एलसीएम एज λ+1, हमारे पास टर्म्स कैसे हो जाएंगे? लैम्डा माइनस के लैम्डा माइनस के प्लस के. सो माइनस के प्लस के विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट मॉड ऑफ λ1 माइनस के बाय λ+1 इज इक्वल टू 4/9. एक ये इंफॉर्मेशन हो गया. दूसरा कि आप इस पॉइंट से यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, किस लाइन पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब x+y - 1 इक्वल टू 0. मैं इसको अलग से डायग्राम बना देता हूँ. यू आर ड्रॉपिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, k ऑन द लाइन x+y - 1 इक्वल टू 0, और इसके कोऑर्डिनेट को आपने क्या क्लेम किया? अल्फा बीटा. तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट यूज करिए. डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अल्फा माइनस 0 हो गया.
बाय एक्स कॉफिशिएंट, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय वाई कॉफिशिएंट इक्वल टू नेगेटिव। अब आप इस पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे, तो के माइनस वन डिवाइड बाई एक्स कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट यूर गेटिंग फ्रॉम हियर इज 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - के, और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2 बीटा इज इक्वल टू के+1। ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट आप अल्फा की जगह पे यूज कर लीजिए व्हाट इज अल्फा। आपने अल्फा क्लेम किया था 1/λ+1 को, तो आपके पास आ रहा है 2/λ+1 इज इक्वल टू 2/λ+1 इज इक्वल टू 1 - के, है ना। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो आप के को एलिमिनेट कर लीजिए। तो आपके पास क्या रिलेशन आ रहा है, 1 - के दोनों जगह से आ रहा है आपके पास। यहाँ से 1 - के की वैल्यू आ रही है 2/λ+1 विच यू कैन पुट हियर। तो जैसे ही आप 1 - के की वैल्यू 2/λ+1 यहाँ पे रखेंगे, आपको मिल जाएगा 2 λ/λ+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। 2 and 2 विल कैंसिल आउट, यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से आपके पास 9 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा+2। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा+2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, वन इज लैम्डा इक्वल टू 2 एंड अदर इज लैम्डा इक्वल टू हाफ। जब आप यहाँ से के की तरफ जाएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, व्हेन लैम्डा इज 2, देन 2/3 इज इक्वल टू 1 - के। वहां से के की वैल्यू आपको 1/3 मिलती है। व्हेन लैम्डा इज हाफ, देन 2/3/2, 4/3 की वैल्यू 1 - के होती है, यहाँ से के की वैल्यू -1/3 होती है। बट के आपका नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि के आपने एज्यूम किया है वाई एक्सेस पे एक पॉइंट जो ओबी पे लाई कर रहा है, तो ओबी पे लाई करने वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2। इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा इसका, विच इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन वर्टिसेस गिवन है, और इस ट्राइंगल का जब हम इमेज लेंगे इस लाइन में जिसका इक्वेशन x+2y = 2 है, तो हमें जैसे इस पॉइंट का इमेज लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का इमेज लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट बन जाएगा जिसको हम लोग PQR बोल रहे हैं। अब उस PQR का आपका जो सेंट्रोइड है वो अगर अल्फा बीटा है, तो हमें 15 अल्फा - बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि जो गिवन ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा उसका मिरर इमेज ही ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड हो जाएगा। तो आपको इस गिवन ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लेना चाहिए, विच इज सम ऑफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट 1 + 3 + 2 6/3, एंड सिमिलरली सम ऑफ ऑल थ्री वाई कोऑर्डिनेट 3 + 1 + 4 8/3, विच इज 2 and 8/3। इसका इमेज आपको इस लाइन में निकालना पड़ेगा। लेट्स कॉल दिस इमेज जी डैश इज अल्फा कॉमा बीटा, और वही गिवन भी है कि जो नया ट्रायंगल PQR बन रहा है उसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट ये रिजल्ट है कि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा - 2 डिवाइडेड बाय एक्स कॉफिशिएंट इन द लाइन। पहले आप लाइन का इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, x+2y = 2 को लिख लीजिए, x+2y - 2 = 0, l = 0 फॉर्म में लेते आइए। तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय एक्स कॉफिशिएंट -8/3 डिवाइड बाय वाई का कॉफिशिएंट जो कि 2 है यहाँ पे, इक्वल टू -2 टाइम्स आप इस गिवन कोऑर्डिनेट को रख दीजिए एक्स और वाई की जगह पे इन द एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ लाइन। तो 2 + 2 टाइम्स 8/3 विच इज 16/3 -2 होल डिवाइडेड बाई एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर अल्फा - 2। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 32/3, और नीचे 5 है, 32/15 हो गया। तो अल्फा - 2 इज इक्वल टू बीटा - 8/3 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32/15। तो लेट्स सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर। तो अल्फा हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये माइनस है बाहर, सॉरी, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, -32/15। तो अल्फा हो जाएगा 2 - 32/15 विच इज -2/15। और सिमिलरली बीटा हो जाएगा आपके पास 32 × 2 64/15 विथ नेगेटिव एंड 8/3।
तो एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो गया, 40 - 20, 40 - 64/15, विच इज -24/15। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। तो 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा -2 है, 15 है, तो 15 अल्फा -2 हो गया, एंड बीटा इज दिस, सो ये +24 हो गया। 24 - 2 इज 22। 22 आपका ऑप्शन डी है। लेट ए, बी एंड सी बी द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एल एंड जी आर ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास एक लाइन होता है जिसको हम लोग ओयलर्स लाइन बोलते हैं। इस पे तीन सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल लाई करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज कोलिनियर एक्सेप्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर दे कोइंसाइड्स। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड circumcenter, these three are always collinear, and centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। इस केस में इन्होंने सेंट्रोइड को जी एच के बोला हुआ है, और ऑर्थो सेंटर को इन्होंने एल ए कॉमा 9 बोला हुआ है। सरकम सेंटर हमें नहीं पता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमें पता है, बिकॉज सरकम सेंटर इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। और जब आप एस, ए, बी और सी का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, तो बाय ऑब्जर्वेशन ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 आ रहा है, और ऑल ऑफ देम आर इक्विडिस्टेंट, वो यहाँ पे ऑरिजिन है। तो यही आपका सरकम सेंटर हो जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑर्थो सेंटर इसका A9 है, सेंट्रोइड HK है, और सरकम सेंटर ऑरिजिन हो गया। अब आप ये सेक्शन फार्मूला लगाइए यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 0 + 1 × A/3 इज इक्वल टू H। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ से, मतलब A इज इक्वल टू 3H। दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया, सेम वाई कोऑर्डिनेट में आप लगाइए। तो 1 × 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू K। तो यहाँ से K की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। अब आप सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो H हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, वो इन तीनों का समेशन बाई 3 हो जाएगा। मतलब 3H इज इक्वल टू 6 + 10 cos अल्फा -10 sin अल्फा। ये हो गया एक इंफॉर्मेशन। और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा, 3K इज इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 8 है। यहाँ पे आपका -10 sin अल्फा है। इसको इधर लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। और तीसरा वाई कोऑर्डिनेट आपका 10 cos अल्फा। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम है ऊपर और नीचे, तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3H - 6 इज इक्वल टू 3K - 8। और आपके पास K की वैल्यू 3 है ही, तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू भी आ जाएगी। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3H? 3H इज इक्वल टू 3K - 2, विच इज 7। तो 3H जो कि A है वो आपका 7 आ चुका है। तो A की वैल्यू 7 है, आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, A, H, K, एवरीथिंग यू गॉट। अच्छा, अब यहाँ से एक बार फिर से देखिए, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है उसमें sin 2 अल्फा वाला टर्म भी है। तो पहला या दूसरा किसी एक को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पहले वाले को ही ले लिया। तो यहाँ से 10 टाइम्स cos अल्फा -sin अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3H - 6। 3H आपका क्या है, 7। तो 3H - 6 विच इज 7 - 6 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास हो गया cos अल्फा -sin अल्फा इज इक्वल टू 1/10। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 2AB वाला जो टर्म है ना, वो आपको sin 2 अल्फा देगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो A - B होल स्क्वायर लगाएंगे, तो A² + B² विच इज 1, -2AB, 2 sin A cos A sin 2A होता है, ये सबको पता रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से आपके पास sin 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 99/100। 100 को इधर रख देंगे तो 100 sin 2 अल्फा इज 99। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट 5A - 3H + 6K
5a - 3h + 6k + 100 sin 2 अल्फा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो 5 × 7 35। 3h की वैल्यू कितनी है, 3h इज ऑल्सो 7, तो ये 7 हो गया। के की वैल्यू कितनी है, के कहाँ आया हमारे पास, के वॉज, वेर इज के इज 3। के की वैल्यू 3 आपके पास, 6 × 3 18 हो गया। एंड दिस 100 sin 2 अल्फा इज 99। तो सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 46 + 99 145। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, इज इट 145? यस, द आंसर गिवन इज 145। Let the distance between two parallel lines be 5 unit and a point P lies between the lines at a unit distance, मतलब एक यूनिट के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है एक लाइन से, किसी एक लाइन से, out of those two parallel lines. An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines while R lies on the other, then QR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम लोग क्या लिख कर लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन को P मान लेते हैं। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन कंसीडर ओरिजिन एज पॉइंट P। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओरिजिन को क्या मानते हैं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उन दो पैरेलल लाइन को, चूंकि P का डिस्टेंस वन ऑफ द पैरेलल लाइन से 1 यूनिट है, तो इसको हम लोग x = -1 मान लेते हैं। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो दूसरे पैरेलल लाइन को हम लोग x = 4 एज्यूम कर लेते हैं। अब दो पॉइंट Q और R जो है, एक इस लाइन पे है एक इस लाइन पे है, सच दैट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन पा रहा है। तो ऐसा कुछ पिक्चर बनता होगा शायद कि यहाँ से एक इमेजिन कर लीजिए लाइन ऐसे जा रहा है, और ये एक लाइन इमेजिन कर लीजिए आप, जब ये एक्सटेंड होकर ऐसे जा रहा है। तो समथिंग लाइक दिस। डायग्राम में नॉट बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये एंगल 60 नहीं लग रहा है, 90 जैसा लग रहा है। बट लेट अस अज्यूम कि ऐसा आपका हो रहा है। तो ये कोई एक क्यू है, कोई एक आर है। अब आपको निकालना है क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड लेंथ सेम होंगे। लेट से दिस साइड लेंथ इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, एंड दिस इज ऑल्सो आर। ये सारे साइड लेंथ आपके सेम हो गए। अब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। इस एंगल को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, लेट्स एज्यूम दिस एंगल इज अल्फा। अब चूंकि ये आर है और ये 4 है, दिस इज द लाइन x = 4 एंड दिस इज 1। तो ये आपका आर है और ये एंगल अल्फा है। तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सेस के अलॉन्ग क्या होता है किसी वेक्टर आर का, ये होता है आर कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी यूज कर रहे हैं। आर कॉस अल्फा इज 4, दैट इज वन थिंग। फिर दूसरा, जब आप इस एंगल को देखते हैं, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 + अल्फा। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आर कॉस 60 + अल्फा। और ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे नेगेटिव सेंस है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दो अननोन है, आर और अल्फा, और दो इक्वेशन हो गया। हमें आर की वैल्यू चाहिए, बट फिलहाल हम इसको डिवाइड करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वंस वी गेट अल्फा विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो। तो लेट्स डिवाइड दीज टू इक्वेशन। cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos 60 + अल्फा इज इक्वल टू -4। अब cos a + b फॉर्मूला यूज करिए आप, तो यहां से आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू -4 टाइम्स cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। एंड cos 60 sin 60 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता होती है, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो दिस इज -2 cos अल्फा, एंड दिस इज √3/2। तो ये हो गया आपका 2√3 sin अल्फा। तो यहां से आपके पास आ रहा है 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 2√3 sin अल्फा। इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2। नाउ व्हाट डू वी वांट, वी वांट द वैल्यू ऑफ क्यू आर का स्क्वायर, मतलब आपको आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, आर इज इक्वल टू 4/cos अल्फा, मतलब 4 sec अल्फा। और सीक अल्फा तो आपको पता ही है, √1 + tan² अल्फा होता है। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ tan अल्फा विच इज √3/2। तो 1 +
3/4, तो ये हो गया 4 टाइम्स रूट ऑफ 7/4। तो आपको क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, अंदर में आपका 7/4 है, तो दिस विल बी 28। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। यस, आंसर इज गिवन एज 28। हमारा भी आंसर 28 आ रहा है। Let the area of triangle PQR with vertices PQR be 35 square units. Orthocenter and centroid are given as this and this. And then we have to find the value of C plus 2D. So what we can observe here is the y coordinate of P and Q both are same. So they will be lying on the same horizontal line. They have same y coordinate. So they are lying on the line y equal to 4. P and Q we can keep this side because Q has lesser x coordinate. P on this side. So Q is having -2, 4. P is having coordinate 5, 4. Coordinate of R is A, B, and that of orthocenter is 2, 14/5. So let's imagine the triangle is something like this. This is your R. Orthocenter is meeting point of altitudes. So this will be one of the altitude which will be a vertical line because PQ is horizontal line. And we can imagine one more altitude will be something like this. So this point is your orthocenter, which is having coordinate 2 and 14/5. Now, since this is a vertical line, this will have same x coordinate as of O. So R is having x coordinate 2. There's a vertical line. Any point on this line will have same x coordinate. And we can imagine the y coordinate as beta. Okay. Now we can go for slope of this PR multiplied by slope of OQ can be equated to -1 because we know that product of slope of two perpendicular line is -1. Now what is slope of this line PR? Suppose both the coordinates are given. It is y2 minus y1 by x2 minus x1. And what is slope of OQ? Again using same logic, O and Q coordinates are given to us. So 4 minus 14/5 divided by -2 minus 2. And this multiplication need to be equated with -1. Let's simplify further. This will be v minus 4, beta minus 4 divided by -3 into this will be 20 minus 14, 6/5 divided by -4, and this is equal to -1. So when you simplify this, 3 and 6 can be cancelled out. 2 can be further cancelled with this 2. So we'll get beta by 4 is equal to -10. So beta value will turn out to be -6. 4 minus 10 is -6. Now what we have to find? We have to find the value of C plus 2D, where CD is the centroid. So we all know that centroid coordinate is sum of x coordinate by 3 and sum of y coordinates by 3. So what are the x coordinates of these three vertices? -2 from here, 5 from here, and 2 from here, divided by 3. And y coordinates will be 4, 4, and beta, which we just now got as 6. I mean -6 by 3. So this will be 5 by 3 and 2 by 3, which is your C and D. And what do we need? We need the value of C plus 2D. So C plus 2D will be 5 plus 2 into 2, 4, 9 by 3, which is 3. So answer should be 3. And answer given is option B, which is 3. A rod of length 8 units moves such that its ends A and B always lies on the line this and this respectively. If the locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio 2:1 is, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रॉड है जो दो लाइन के बीच में हमेशा मूव करता है. तो लेट्स इमेजिन देयर इज अ लाइन x minus y plus 2 equal to 0, and another line is y plus 2 equal to 0, which will be a horizontal line because y equal to constant is a horizontal line. तो ये दो लाइन है, और जो रॉड है उनका एंड पॉइंट इसी दो लाइन पे वेरी करता है. एक एंड पॉइंट इस लाइन पे है, दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन पे है. तो इनका लेंथ हमेशा 8 है. जैसे आप इस ए पॉइंट को यहाँ लेते आएंगे तो बी कुछ इस तरह से मूव करेगा दूसरे लाइन पे कि उनका लेंथ 8 ही रहे. तो जैसे जैसे ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन मिलेगी आपको, तो एक पॉइंट पी जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, उसके भी आपको डिफरेंट पोजीशन मिलेंगे. तो उनको कलेक्ट करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, उसका लोकस निकालना है आपको. तो वी नो दैट वेन एवर वी हैव टू फाइंड द locus of any curve, we consider it as h, k.
अच्छा, बी पॉइंट जो है इस लाइन पे है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लीजिए बी कॉमा -2, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो -2 रहेगा, एक्स आप कुछ एज्यूम कर लीजिए। सिमिलरली ए पॉइंट जो है वो इस लाइन पे है, तो आप एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लीजिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अननोन। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट टी ले लीजिए और वाई कोऑर्डिनेट t+2 ले लीजिए। तो आपने क्या लिया, ए का कोऑर्डिनेट t, t+2, नंबर ऑफ अननोन एक ही है यहाँ पे, और दूसरे में आपने बी लिया और -2 लिया, यहाँ भी एक ही अननोन है, तो टोटल दो अननोन। अभी आप सेक्शन फार्मूला लगाइए। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, H = 2b + t/3। एंड सिमिलरली के क्या हो जाएगा आपका, K = -4 + t + 2/3। तो यहां से आपको टी की वैल्यू आ जाएगी के टर्म्स में। तो व्हाट वी आर गेटिंग एज टी इन टर्म्स ऑफ के, टी की वैल्यू आपके पास आ रही है 3k + 2। अब आप इसको यहाँ रख दीजिए, टी की वैल्यू 3k + 2। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, 2b = 3h - -3k - 2 हो गया आपका। और बी की वैल्यू लिखेंगे तो /2। आप ये फैक्ट यूज कर लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 8 यूनिट। तो ए बी कितना है, ये 8 यूनिट है। तो AB² आपका 64 हो जाएगा। नाउ यूज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, t - b² प्लस t+2 और -2, तो ये हो गया आपका t+4² = 64। अब आप टी और बी की जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, ताकि आपको एच और के में रिलेशन मिल जाए, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड लोकस। तो टी की जगह आप क्या रखने वाले हैं, 3k + 2, तो 3k + 2। और आप बी की जगह पे क्या रखने वाले हैं, ये वाली वैल्यू विच इज 3h - 3k - 2/2 का होल स्क्वायर। और टी की जगह पे फिर से आप रख दीजिए 3k + 2 + 4 का होल स्क्वायर = 64। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये टर्म आपका क्या बन रहा है। तो दिस विल बी 6k + 3k, 9k, and h value will be -3h, and constant term will be 4 + 2 6, that divided by 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3k + 6 का होल स्क्वायर = 64। अब आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लीजिए, और 4 आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये बाहर आ जाएगा आपका 9 टाइम्स, के की जगह पे आप y रख सकते हैं, एट द एंड वी रिप्लेस k/y एंड h/x। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3y - x + 2 का होल स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया है तो ये 4 इधर आएगा, तो दिस विल बी +4 टाइम्स, यहाँ से भी आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बी y + 2 का होल स्क्वायर, एंड बिकॉज ऑफ एलसीएम यहाँ भी आपका 4 कॉमन आ जाएगा। आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए a - b + c के होल स्क्वायर पे। तो वी विल बी गेटिंग द टर्म्स 9y² + x² + 4 + 12y - 4x - 6xy। यहाँ से आपके पास क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे, 9 आपने बाहर कॉमन ले ही रखा है, तो यू विल बी गेटिंग 4y² + 16y + 16। और ये 64 × 4 को आप इधर लेते हैं तो -256 = 0। थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस विल बी 9 टाइम्स 9y² + 4y², दिस विल बी 13y²। देन x² इज यूनिक, इट हैज ओनली वन टर्म, तो x² हो गया। y वाला टर्म यहाँ पे 12y है, यहाँ पे 16y है, तो ये 28y हो गया। देन x वाला टर्म इज -4x - 6x, तो दिस विल बी -10x, दिस विल बी -6xy, आई थिंक, ओके माई मिस्टेक। तो -4x ही होगा आपके पास, एंड देन यू हैव -6xy, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज 16 + 4 20 × 9 180 - 256, which is 76। 76 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 76 लिख दिया। 76 is the constant term given in the question. Now we will equate it to 9 times whatever is given। क्या given है, अल्फा y² अल्फा y² बीटा xy, and we have gamma x plus 18y, gamma x plus 18y -76 = 0। तो यहां से आपको वैल्यू पूछी जा रही है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की।
So what is value of alpha? X square तो same है. Alpha will be 13. What is beta? Beta is -6. तो ये minus minus plus 6 हो गया. And what is gamma? Gamma is minus minus plus 4. So we are getting answer is 23. Let's check what is the answer given. Answer is option B, which is 23. Yes, we are also getting the same answer. Let the range of the function this be alpha to beta. Then the distance of the point from the line is what we have to find. तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा is equal to 1 by 4 cos 3 theta. This is very basic formula in trigonometry and we are going to use it. So what is fx? Fx is 6 plus 16 times, and this part cos x cos 60 minus x cos 60 plus x. This will be 1 by 4 cos 3x. Then we have sin 3x and cos 6x. So we will be using one more basic formula of trigonometry, which is 2 sin a cos a is equal to sin 2a. So using this formula, we can club this cos 2x and cos 3x and sin 3x. This we can first cancel. So we will be clubbing this cos 3x and sin 3x. It will give us 2 we can borrow from here. So we're left with 2 cos 6x from here, and from here we will have sin 6x. So let's use this 2 sin a cos a one more time, and we will be getting finally 6 plus sine of 12x. And we're looking for range of this. We know that range of sine theta is -1 to 1, irrespective of what is the angle, provided it is taking all the possible inputs. So when you're adding -1, it will be 6 minus 1, 5, and 6 plus 1, 7. So range is 5 to 7, which is your alpha to beta. So alpha is 5, beta is 7. Now we have to find the distance of this point from this line. So again, we are using a very basic formula from a straight line, the distance of a point from a line. What do we do in that? We plug the coordinate of the point in the x and y value of this expression part of line. So 3 into 5 plus 4 into 7 plus 12 divided by root of x coefficient square plus y coefficient square. So it will turn out to be 15 plus 28 plus 12, 55 by 5, which will be 11. Let's see what is the answer given. A, which is 11. Let the lines this and this be concurrent. If the image of this point and this line is this, then find the value of mod of alpha lambda. So let's use the image concept first, because in this case only one unknown is there, lambda. So we'll get the value of lambda using image. So we have been given a line whose equation is 2x minus 3y plus lambda is equal to 0. And there is a point 1 comma 2 whose image in this line will be 57 by 13 and -40 by 13. So these 2 points are image of each other in this line mirror. So we know that object distance is equal to image distance. So this midpoint we can find using x1 plus x2 by 2. So it will be 1 plus 57 by 3 divided by 2 and 2 minus 40 by 3 divided by 2. This midpoint will lie on this line. So midpoint will turn out to be 35 by 13 and -7 by 13. And this must lie on the line. So let's substitute it. 2 into 35 by 13 minus 3 times -7 by 13 plus lambda is equal to 0. So this gives you lambda is equal to -21 minus 70 by 13, which is -91 by 13, and it will turn out to be -7. So lambda is -7. Now we know that condition for three lines to be concurrent is their determinant is 0. So first line is having coefficient 3 minus 4 minus alpha. Second line is having coefficient 8, -11, -33. And third line is having coefficient 2, -3 and lambda. The lambda value we can substitute as -7. So from here we'll get the value of alpha. So let's simplify this determinant. Let's expand along the first row.
So we will get 3 into 77 minus 99 plus 4 into internal sign is negative, so it will change to plus 4, and this minus 56 plus 66 minus alpha into this will be minus 24 plus 12. Minus 24 plus 12 equal to 0. So when you simplify this part will be negative 22 into 3, negative 66. This will be 10 into 4, 40. And this will be minus 2 into minus, it will be 2 alpha is equal to 0. So alpha value will turn out to be 26 by 2, which is 13. And they're looking for modulus of absolute value of alpha into lambda, these two values. So alpha value we got as 13 and lambda value we got as negative 7, but we're taking absolute value. So 13 into 7 is 91, which is option B. And yes, that is the answer given, option B. Let the points 11 by 2 comma alpha lies on or inside the triangle with sides given as these three. तो हमें तीनों साइड्स का इक्वेशन मालूम है और हमें ये गिवन है कि एक जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नोन है और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है वो इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर फर्स्ट कि ये ट्रायंगल कैसा बनेगा। सो फर्स्ट टेक द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस, व्हाट आर दोज लाइंस। पहला लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11, दूसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 11, x plus 2y is equal to 16, and third line is 2x plus 3y is equal to 29। तो इन लाइंस को हम लोग प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस पे। पहले लाइन के लिए x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 11 हो जाएगा। लेट अस एज्यूम 11 यहाँ पे कहीं पे है, सिमिलरली 11 यहाँ पे कहीं पे हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 0 11 पॉइंट हो जाएगा आपका और ये 11 कॉमा 0 हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को और आपको एक लाइन मिल जाएगा। तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग 0 11 11 0, और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। और सेकेंड लाइन इज x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो जैसे आप y 0 रखेंगे तो x 16 हो जाएगा यहाँ पे। लेट अस अज्यूम 16 यहाँ पे कहीं पे रहता होगा, दिस 16 कॉमा 0। और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 को थोड़ा नीचे यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। और दिस इज द सेकेंड लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट 0 8 एंड 16 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस विल बी योर 0 8 एंड दिस विल बी 16 0। थर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 29/2 विच इज 14.5 एंड 0 29/3 इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। ये 11 है और ये 16 है, तो 14.5 विल बी क्लोजर टू 16, यहाँ पे कहीं पे होगा। ये हो गया आपका 29/2 0, and 29/3 is something close to 10, 9.6 के आसपास। तो दिस विल बी somewhat close to 11, यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। लेट्स सी हाउ दिस लाइन विल लुक लाइक। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल का आप नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से दीज पॉइंट्स आर A B and C, ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर हमें ज्यादा आइडिया लगेगा। पहले ये वाला लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11। ग्रीन लाइन इज द थर्ड लाइन जिसका इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, एंड दिस ब्लू लाइन इज x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो आपको ए पॉइंट किससे मिलेगा, येलो एंड ग्रीन से। लेट्स सॉल्व दिस। x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन यू सब्ट्रैक्ट। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 22 - 29 7 हो जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया 4 कॉमा 7। b आपको कैसे मिलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे
इसको येलो वाले को x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड ब्लू वाला विच इज 2x प्लस 3y, नहीं ब्लू इज x प्लस 2y इक्वल टू 16, तो x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन को, तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई एंड x इज इक्वल टू 6। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ये 6,5 मिल गया। ठीक है। और लास्ट वाला सॉल्व करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें लाइन चाहिए ये 11/2 कमा अल्फा, तो इसमें एक्स कॉर्डिनेट 11/2 था, और 11/2 जो है वो 6 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो जिस लाइन की बात हो रही है 11/2, वो तो 6 के पहले से क्रॉस करेगा। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 11/2, और इसी पे कहीं पे आपका 11/2 का अल्फा लाई करेगा। तो हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जो इस ट्राइंगल के अंदर लाई करे, तो अल्फा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो सकती है, राइट। इस वैल्यू के लिए ही तो ये पॉइंट जो x इक्वल टू 11/2 पे लाई कर रहा है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो यू डोंट नीड द कोऑर्डिनेट ऑफ c, आप उसको सॉल्व मत करिए। इंटरेस्ट है तो सॉल्व कर लीजिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। अब आपको ये पॉइंट चाहिए, तो दैट इज द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 11, और वहां पे x की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 11/2 होनी चाहिए। तो जैसे आप x की वैल्यू 11/2 रखेंगे, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11/2 मिल जाएगी। और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा। अल्फा कहाँ से स्टार्ट होगा, 11/2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये इस हाइट तक जाएगा। वो हाइट कहाँ मिलेगा आपको, इस ग्रीन लाइन पे मिलेगा, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के देखिए 11/2, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 29 माइनस 11, 18/3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये 11/2 से लेके 6 तक जा रहा है। Now what do we need finally? The product of the smallest and largest value of alpha. तो ये स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये ऑन द ट्राइंगल भी लिखा हुआ था, ऑन और इन साइड। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई आपकी 11/2, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 6। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये 33 मिलेगा। लेट्स चेक द आंसर व्हाट इज गिवन। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन सी, एंड दैट इज 33। Let the line this meet the circle at 2 points A and B. तो यहाँ पे जो सर्कल गिवन है x² + y² = 4, इसका सेंटर आपका ओरिजिन है और रेडियस आपका इसका 2 यूनिट है। तो लेट्स ड्रॉ दिस सर्कल जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है एंड रेडियस आपका 2 यूनिट है। तो फर्स्ट ड्रॉ दिस सर्कल समथिंग लाइक दिस। अभी एक लाइन है आपके पास x + y = 1। ये लाइन कहाँ से पास करेगा, ये लाइन आपका, ये रेडियस इसका कितना है, 2 है, राइट। x² + y² = 4 का रेडियस 2, और ये लाइन पास करेगा 1,0 से, समवेयर इन द मिडिल ऑफ 0, 0 एंड 2, 0। और यहाँ पे आपका 0, 1 से पास करेगा। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स समथिंग लाइक दिस। ये इसका रफ स्केच हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें एक लाइन बनाना है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर हो और ऑरिजिन से पास करता हो, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एस सी एंड डी। ऑरिजिन से पास करता है ऐसा गिवन नहीं है, बट वो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ये कॉर्ड आप कहाँ इंटरसेक्ट कराइएगा, सर्कल को ए और बी पे करा दीजिए। नाउ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी अगर सर्कल का कॉर्ड है तो आपको पता है कि किसी भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर आप कोई लाइन सेगमेंट पास करेंगे वो सेंटर से पास करेगा, है ना। तो जो दूसरा लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जरूर पास करेगा। सेंटर मान लीजिए ओ है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को सी और डी पे। तो आपको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इस क्वाड्रिलेटरल का जो कंप्लीट होगा ना एडीबीसी, उसका एरिया चाहिए आपको। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। मैं डायगोनल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल ही सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज नहीं कर रहा फिलहाल यहाँ पे। ये हो सकता है आपका एनी डायगोनल, लेट्स से ये डायगोनल है यहाँ पे ए बी इनटू अनदर डायगोनल सी डी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं अगर आपको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स का हाफ भी आपको लगाना पड़ेगा, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स।
इसी में रोम्बस एक स्पेशल केस है जहाँ पे थीटा 90 होता है तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाता है। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ भी आपका एंगल 90 डिग्री है, इट इज नॉट अ रोम्बस बट एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, और आपको बस इनका लेंथ चाहिए। तो ये तो डायमीटर ही हो गया सी डी, तो सी डी का लेंथ तो ऑब्वियस है, सी डी विल बी व्हाट, सी डी इज ऑफ लेंथ 4 यूनिट, डायमीटर हो गया। नाउ वी नीड द लेंथ ऑफ ए बी। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका एम है, ये 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 135 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 है। तो अगर ये 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस आपका 1 है, क्योंकि लाइन 1 को मैं 0 से पास कर रहा था, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2। तो यहाँ से आपके पास ओ एम का जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। फिर जब आप ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम, आपको ए एम की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज ए एम, ए एम इज रूट ऑफ, ये हाइपोटेनस आपका रेडियस ही तो है, 2 स्क्वायर माइनस ये आपका कितना है, 1/√2, अभी निकाला है आपने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 4 - 1/2 इज 7/2। और ये जो पूरा डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनल ए बी इज 2 टाइम्स ए एम, क्योंकि ये बाइसेक्टर ही तो था, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग बाइसेक्टर ही तो बना रहे हैं सी बी का, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 2 × √7/2 हो गया, रूट पूरे के अंदर है, √7/2। बस आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल लेंथ विच इज 4, द अदर डायगोनल लेंथ विच इज 2 × √7/2। और एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, डायगोनल्स के बीच का, तो साइन 90 डिग्री। बस हाफ और 2 कैंसिल हो गया, तो वी आर गेटिंग आंसर एज 4/√7/2। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं इस फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, इस 4 से एक 2 लेके इसको अंदर डाल देना चाहिए, तो ये 4 बन के अंदर चला जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 2√14। अब इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, 2√14 इज द ऑप्शन बी। तो यहाँ से आपका आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आप चाहें कि इस ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लें बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वो भी ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। फिर आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करके सर्कल से इन दोनों का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यू कैन यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू गेट द एरिया, वो भी एक मेथड हो सकता है। तो आंसर इज बी एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर। लेट अ सर्कल सी पास थ्रू द पॉइंट 4, 2 and 0, 2। तो ये एक सर्कल है आपके पास, इस पे दो पॉइंट हैं, वन इज 0, 2 एंड अदर इज 4, 2। तो क्लियरली इन दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ये जो लाइन हो जाएगा ये y = 2 हो जाएगा। अब हमें ये पता होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड इन सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो अगर इस कॉर्ड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें, तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन था तो इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा वो वर्टिकल लाइन होगा, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 2 और 4, 2 का, 2, 2 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इस पे हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। अब दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इस सर्कल का सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है। तो मान लीजिए कोई एक रैंडम लाइन है जिसका इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y + 2 = 0। अब सेंटर इस लाइन पे लाई करता है और सेंटर इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो इस लाइन पे होने की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 होगा, और जैसे आप एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ये इसका हो गया सेंटर। सर्कल का नाम सी है, सेंटर को हम लोग मान लीजिए ए बोल देते हैं, और रेडियस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए और इस पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो रेडियस हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग 6 स्क्वायर। तो ये आपके पास 40 हो गया रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट 1, 2 है। तो मान लीजिए एक सर्कल आप फिर से बना लीजिए, ये एक सर्कल है आपके पास, इसमें कॉर्ड मतलब इसी सर्कल को मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लाइंस हैं। तो एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट आपको मालूम है 1, 2। अब आप इसका लेंथ निकालना चाहते हैं।
तो लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर से आप वही करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे सेंटर से। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल चुका है, 2 - 4। तो सेंटर को आपने ए बोला है, मान लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप एम बोल दीजिए, और इस कॉर्ड को पी क्यू बोल दीजिए। तो आपको लेंथ चाहिए पी क्यू का, और क्लियरली जो पी क्यू है वो क्यू एम या फिर पी एम का ट्वाइस हो जाएगा, तो मान लीजिए आप क्यू एम का ट्वाइस बोल दीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे आप, क्यू एम निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। पहले रेडियस आपको पता है, रेडियस इज √40, रेडियस स्क्वायर 40 है। ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ए एम आप निकाल लीजिए यहाँ पे। ए एम कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो ये डिफरेंस आपका 1 हो गया, और ये डिफरेंस 2 और -4 के बीच का 6 हो गया। तो ए एम जो है वो √37 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखेंगे, क्यू एम को आप लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर 40 माइनस ए एम का स्क्वायर 37। तो ये 2√3 आ रहा है आंसर। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन बी, एंड दैट इज 2√3। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम। A circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes. तो एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल बना लेते हैं हम लोग। दिस इज अ सर्कल एंड इट इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। इस सर्कल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। अभी इसका रेडियस 2 है, तो क्लियरली जो इस सर्कल का सेंटर है वो -2, 2 हो जाएगा। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक और सर्कल है जिसका सेंटर 2, 5 पे है। 2, 5 विल बी समवेयर हियर, और थोड़ा ऊपर होगा ये। और ये क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल सी को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। मतलब इंटरसेक्टिंग सर्कल का कंडीशन हमें चाहिए। तो व्हाट इज कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल, कि C1 C2 इज लेस देन R1 + R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2। है ना। एक्सट्रीम केस क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल टच का कंडीशन है और ये इंटरनल टच का कंडीशन है, उनके बीच में होगा तभी वो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। मतलब टचिंग ईच अदर के लिमिटिंग केस का ये वैल्यू है। तो अभी ये सर्कल का जो सेंटर है वो हो गया 2, 5, और इसके रेडियस की ही इंटरवल आपको निकालनी है। तो रेडियस मान लेते हैं इसका R है। और आप देखेंगे कि एक सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर 2, 5 है, तो कुछ इसको इस तरह से टच करेगा। दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। और सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आर की क्या हो सकती है, जब उसको एक्सटर्नली टच करेगा विथ सेम सेंटर। ऐसे ये एक बड़ा सा ये। तो यहां से हम लोग C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। दोनों का सेंटर हमें मालूम है, ये C1 है ये C2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, √4² + 3²। R1 + R2, इसका रेडियस हमें मालूम है कि 2 होगा, डायग्राम से दिख रहा है कि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये आपका 2 हो गया। और R दूसरे वाले का रेडियस, सिमिलरली ये मॉड ऑफ R - 2 हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि 5 इज लेस देन 2 + R, मतलब ये R इज ग्रेटर देन 3 हो गया। एंड ऑन द अदर साइड मॉड ऑफ R - 2 इज लेस देन 5, तो R इज लेस देन 7 हो गया। तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 से 7 जा रही है, विच इज α to β। तो फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3β - 2α। तो 3 × 7 = 21 -6, तो इसका आंसर हो गया 15। आंसर इज गिवन एज ए, 15 ही इसका आंसर गिवन है। Let the circle C with the image of this given circle in the line। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल का इमेज लेना है एक लाइन में। तो पहले हम लोग लाइन बना लेते हैं। वी हैव बीन गिवन अ लाइन whose इक्वेशन इज 2x - 3y + 5 = 0। ये एक लाइन है आपके पास। अभी इसमें क्या है कि एक सर्कल है, उसका मिरर इमेज लेना है इस लाइन में। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। जब आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम होता है तो वी कैन फाइंड द सेंटर।
सेंटर क्या होता है, -g - f इज द सेंटर, एंड रेडियस इज √g² + f² -c, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन इन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटर कितना आ रहा है, सेंटर इज 1, -2, एंड रेडियस इज √1 + 4 + 4 विच विल बी √9, और ये 3 आ गया। तो ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर 1, -2 है, और रेडियस जो है ये आपका 3 है। तो जैसे ही आप इसका इमेज लेंगे ना, तो आपको जो सर्कल मिलेगा वो इस गिवन सर्कल के सेंटर का इमेज दूसरे वाले सर्कल का बन जाएगा, है ना। मैं एक दूसरा सर्कल बना लेता हूँ जो इसका इमेज है, समथिंग लाइक दिस। रेडियस तो सेम ही रहेगा, और इन दोनों सर्कल का सेंटर भी आपस में इमेज होगा इस लाइन के अबाउट। तो ये जो पॉइंट है 1, -2, इसी का इमेज जो है इस गिवन लाइन में उस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो सेंटर है ये कुछ a, b है तो उधर के लिए। तो बेसिकली इस पॉइंट का इमेज हो गया इस लाइन में। इमेज का एक रिजल्ट होता है आपके पास, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्स कोफिशिएंट फ्रॉम द लाइन। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस b -2 डिवाइड बाय वाई कोफिशिएंट विच इज -3। फॉर इमेज वी राइट -2 टाइम्स, और ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 1, -2, ये एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, वाई की जगह पे -2 रखेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाई एक्स कॉफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 4 प्लस वाई कॉफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 9। यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता है इस फॉर्मूला में नीचे। तो दिस विल बी 2 + 6 + 5 13 विच विल एग्जैक्टली कैंसिल विथ दिस 13। तो ये वैल्यू -2 हो गई। Now compare a -1/2 with -2. You will get the value of a as -3. And when you compare b plus 2 by -3 equal to -2, you'll get b is equal to 4. तो ये जो सेंटर आया ना जिसको आपने a और b एज्यूम किया था, now it is -3, 4। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस सर्कल को फिर से अलग से बना लीजिए, इस वाले सर्कल को। तो लेट्स से वी हैव अ सर्कल। इस सर्कल में जो कि c है आपका, उसका सेंटर है -3, 4। सर्कल में इधर बना लेता हूँ, लेट्स से सर्कल ये -3, 4 है, और इसका रेडियस जो है इस वाले रेडियस के बराबर है, 3 3 है। तो अगर आप हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग जाएंगे इधर 3 यूनिट, तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा 0, 4, और इधर आएंगे तो -6, 4 आपको मिलेगा, है ना। अब इसमें हो क्या रहा है कि A be the point on the circle C such that OA is parallel to x-axis. A lies on the right hand side of the center O of C. तो A जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल C पे लाई कर रहा है। तो हम लोग जो इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए हैं वो A पॉइंट आपको मिल गया है 0, 4। फिर आपके पास क्या गिवन है कि B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और बीटा इज लेस देन 4, लाइज ऑन C सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB इज 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ C। तो बी कुछ इस तरह से है कि वो उसका जो आर्क लेंथ है वो 1/6 है, टोटल का 1/6 है। तो टोटल जो एंगल बनता है सेंटर पे वो बनता है 360। 1/6 ऑफ द आर्क कितना एंगल बनाएगा ये, 60 डिग्री बनाएगा। तो ये जो बी ए बी है ये सेंटर पे आपका 60 डिग्री बनाएगा। -3, 4 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो दिस पॉइंट इज हैविंग कोऑर्डिनेट -3, 4, और ये एंगल आपका 60 डिग्री बनाएगा। अब ऊपर भी हो सकता था ये, हमें देखना है कि नीचे लेना है हमें या फिर ऊपर लेना है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि बीटा की वैल्यू आपको 4 से छोटी रखनी है। बीटा क्या है आपका, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो 4 से छोटा रखना है वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम सही है आपका। अभी ये अगर 3 है, ये 3 है, तो आप इस लाइन का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये कितना हो जाएगा, 3 cos 60 डिग्री। तो आप बी के कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, इस एक्स कोऑर्डिनेट में 3 cos 60 डिग्री ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया 3/2। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा विल बी
बीटा आपके पास क्या है? बीटा विल बी, वी आर गोइंग हाउ मच यूनिट डाउन? अच्छा, ये -3 है, सॉरी ये जीरो नहीं है, आई थॉट इट इज ऑरिजिन। तो -3 में आप 3 cos 60 डिग्री ऐड करेंगे तो दस -3/2 -3। फिर आप नीचे जाएंगे कितना? प्रोजेक्शन along द वाई एक्सिस है sin 60 डिग्री। तो किससे नीचे जा रहे हैं? 4 से नीचे जा रहे हैं। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, उसमें आप 3 sin 60 डिग्री नीचे जा रहे हैं। तो ये हो गया 4 - 3√3/2। अभी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? लेट्स चेक क्या वैल्यू निकालनी है। बीटा -√3 अल्फा आपको फाइंड आउट करना है। तो बीटा इज 4 - 3√3/2 एंड अल्फा इज -3/2। तो ये पूरी तरह से आपके कैंसिल हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द आंसर एज 4। So let's check what is answer given. Yes, answer is given as D, which is 4. Let the equation of the circle which touches x-axis at the point a comma 0 where a is positive. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं रफ स्केच कि एक सर्कल है हमारे पास जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है a कॉमा 0 पे एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस। तो ये y एक्सिस पे b लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और उसका इक्वेशन भी मालूम है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। तो सर्कल का डायग्राम रफ स्केच कैसा बनेगा? समथिंग लाइक दिस, जस्ट रफ स्केच। ये ऐसा एक सर्कल बन रहा है आपके पास। तो इसमें इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स एक्सिस के साथ वो a कॉमा 0 है गिवन है क्वेश्चन में। और चूंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट जो सेंटर का होगा वो रेडियस के बराबर होगा। और चूंकि ये नीचे है तो माइनस रेडियस के बराबर होगा। और ये वाली जो पूरी लेंथ है ये b, यही y इंटरसेप्ट होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। तो ये पूरा लेंथ b है। अब पहले आप सर्कल के इक्वेशन से सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला लगाइए। तो सेंटर क्या होता है? अगर सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो उसमें सेंटर नेगेटिव g नेगेटिव f होता है, जो कि यहाँ से आपका अल्फा/2 और -बीटा/2 हो जाएगा। और यहाँ से उसी चीज का कोऑर्डिनेट a और नेगेटिव r हो रहा है। तो आपको दो रिलेशन मिल रहा है। एक कि अल्फा/2 इज a, मतलब अल्फा इज 2a। और दूसरा रिलेशन मिल रहा है आपको -बीटा/2 इज -r, मतलब बीटा इज 2r। ये दो रिलेशन आपको सेंटर से मिल रहा है। फिर रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? r² इज इक्वल टू g², तो इसका स्क्वायर, प्लस f², तो बीटा² बाय 4, माइनस c कांस्टेंट टर्म जो कि आपका गामा है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि 4r² इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा² माइनस 4 गामा। आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड द ऑर्डर्ड पेयर 2a and b²। 2a की वैल्यू अल्फा, तो क्लियरली फर्स्ट वाला पार्ट आपका अल्फा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज रिजेक्टेड अनलेस एंड अनटिल की अल्फा गामा बराबर आ जाए आगे चल के। तो बी और सी हो सकता है, बट विल लुक इनटू दैट सेपरेटली। फिलहाल अभी आपका ए और डी का चांसेस ज्यादा है, जिसमें अल्फा डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए? दूसरा पार्ट जो है वो b² है, हमें b² की वैल्यू चाहिए। और ऑप्शंस के हिसाब से हमें उसकी वैल्यू बीटा, अल्फा और गामा में चाहिए। ठीक। तो वाई इंटरसेप्ट वाला कंडीशन हम लोगों ने यूज नहीं किया है। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सेंटर से। और हमें पता होता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये पूरा लेंथ अगर b है तो ये जो लेंथ होगा आधा वो b/2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया। और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो ये लेंथ आपका ए हो गया। और ये आपका आधा लेंथ जो b/2 हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे? r² इज इक्वल टू a² प्लस b²/4। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए b²। तो b² यहाँ से हो गया 4r² -4a²। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4r²?
2r बीटा है तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर क्या आ रहा है आपका? इनफैक्ट आप ऐसा कर लीजिए कि आपको 4a स्क्वायर की जगह पे बीटा रख दीजिए, यहाँ से 4a स्क्वायर की जगह पे अल्फा का स्क्वायर रख दीजिए, और 4r स्क्वायर माइनस अल्फा डायरेक्टली आपके पास आ रहा है बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये लास्ट वाला पार्ट, कि बी स्क्वायर यहाँ से आपका आ गया 4r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को यूज करके हमने लिख दिया 4a स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर। तो अभी 4r स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, और यहाँ से आपको मिल गया 4r स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है। एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस।